स्वागत है आप सभी का नागालैंड के दीमापुर में। और पहुंच चुका हूं मैं सुबह के 5 बजे यहाँ पर। गुवाहाटी से मैं यहाँ पर आया हूँ। गुवाहाटी से यहाँ पहुँचने में मात्र 5 घंटे लगे हैं और बाई ट्रेन आप आ सकते हैं। दिल्ली से भी यहाँ की डायरेक्ट ट्रेन है, लगभग 32 घंटे में पहुँचा देती है। और बड़ा ही मतलब अलग लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर आना हो रहा है, पहली बार यहाँ पर की धरती पर कदम रखे हैं। तो करते हैं ज़बरदस्त वाला एक्सप्लोर नागालैंड को। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है जो कि माउंटेन पर है और ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस भी उसी साइड हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए नियर बाई रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दीमापुर में ही है, जहाँ के लिए ट्रेन्स या फ्लाइट डायरेक्टली आपकी सिटी से नहीं है तो आप गुवाहाटी के एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं, जहाँ से 4 से 6 घंटे की ट्रेन या बस से आप दीमापुर आ सकते हैं। गुवाहाटी से दीमापुर की डिस्टेंस लगभग 280 किलोमीटर है। वहीं दीमापुर से कोहिमा लगभग 70 किलोमीटर दूर है और स्टेशन के बाहर आपको 150 रुपीज़ में बस मिल जाती है, लेकिन केवल मॉर्निंग से दोपहर 3-4 बजे तक ही मिलती है। इसलिए बाई शेयरिंग टैक्सी 500 से 600 रुपए में आप कोहिमा पहुंच सकते हैं, जिसके रास्ते काफ़ी खूबसूरत हैं। और लगभग 2.5 से 3 घंटे में आप कोहिमा पहुंच सकते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं यहाँ के इंटरस्टेट बस टर्मिनल पर कोहिमा के, और यहीं से आपको सारी बसेस जो है ना वो मिल जाएगी अगर आपको यहाँ के इंटरनल पार्ट में जाना है। और बस जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है। हालांकि मैं कोहिमा नहीं बल्कि इससे 17 किलोमीटर दूर जाखामा में स्टे करने वाला था, क्योंकि नागालैंड की असली ब्यूटी सिटी के आसपास विलेजेस में है। नागालैंड में जब आप विलेज में जाते हैं तो आपको यहाँ पर होम स्टे में ही रुकना पड़ता है, क्योंकि होटल वगैरह जैसी कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। तो ये रहा जहाँ पर मैं रुका हूँ होम स्टे में। ये 2 बेड हैं, इधर अलग अलग आप देखोगे ब्लैंकेट मिल जाती है, पिलो मिल जाती है। फ़ैन जैसी एसी जैसी कोई चीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर वैसे कोई गर्मी पड़ती नहीं है। और वॉशरूम काफ़ी बढ़िया सा है, मतलब बड़ा सा है, और गीज़र वगैरह भी इसमें मिला हुआ है, तो गर्म पानी पूरा मिल जाता है। बाकी यहाँ पे 2 बस लाइट लगी होती है और ज़्यादा कुछ नहीं है, वाईफाई रहता है। तो कुछ ऐसे यहाँ के होम स्टे है। बाकी तो आपको फैसिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर लंच डिनर वगैरह सब चीज़ यहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि बाहर यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जब आप एक बार आ जाते हो तो आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। बाकी क्या प्राइस है आगे जानते हैं। जाखामा विलेज में आपको पूरा विलेज एक्सपीरियंस मिलता है, जहां खेतों के अलावा कुछ व्यू पॉइंट्स हैं और चर्च भी हैं, जहां इवनिंग में 1-2 घंटे का विलेज वॉक ले सकते हैं, क्योंकि इवनिंग में ये सबसे ब्यूटीफुल दिखता है। लेकिन नेक्स्ट डे मैं पूरे नागालैंड की सबसे पॉपुलर प्लेस पर जाने वाला था, जिसका नाम था जोकू वैली। जोकू वैली तक जाने के लिए आपकी जो शुरुआत होती है वो इस गाड़ी से होती है। इस पिकअप गाड़ी में आपको चढ़ना पड़ता है और मतलब बस इसमें लद के आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, एक पॉइंट तक। कितना टाइम लगता है जानते हैं आगे। बाय बाय। ओके। सो ये जो पूरी ट्रिप कर रहा हूँ मैं, ये ट्रैवलपर्ट के थ्रू कर रहा हूँ और इन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया है, और देखते हैं कैसी रहती है ये पूरी ट्रिप। और ये शुरू हो गई है। जोकू वैली जाने के लिए आप जाखामा या विश्वेमा विलेज में स्टे कर सकते हैं, जहां से मॉर्निंग में आपको जोकू वैली ट्रैक के बेस पॉइंट तक पहुंचना होता है। बेस पॉइंट जाखामा विलेज से 13 किलोमीटर तो विश्वेमा विलेज से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन ये ट्रिप ओपन पिकअप व्हीकल में होती है, जो आपके लिए बड़ा ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है, जिसके विश्वेमा के बाद 7 किलोमीटर के रास्ते बेहद खराब हैं। आ गया, फाइनली आ गया। ओह, चैन की सांस। ये हाल हो गया भाई, ये रोड थी कि क्या थी।
चलो भाई इधर से ही घर पे जाते हैं। 1.5 घंटा हो गया गाइस। चलो चलो। तो लगभग 1.5 घंटा लग गया। जो सब भर के ऐसे ही आ रहे हैं। ऐसे आ रहे हैं हमारा लोग। तो भी कैसे रोड? बहुत बढ़िया रोड है। नागालैंड की लोकल लैंग्वेज नागामीज है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज का ज़्यादा इशू नहीं आता। पर हिंदी से ज़्यादा यहाँ लोग इंग्लिश समझते हैं, पर हिंदी बोलने और समझने वाले भी काफ़ी लोग हैं। मेरे पीछे आप सुमो भी देख रहे होंगे, तो सुमो से भी आप चाहें तो यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन होती क्या दिक्कत है कि ये आपको मतलब प्राइवेट बुक करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको 1500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। आप चाहे पूरा भर के आओ चाहे अकेले आओ, आपको पूरा एक साइड के लिए इतना देना पड़ेगा। तो इसलिए ग्रुप में ट्रैवल करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसमें ही आपके अच्छे खासे खर्च हो जाएंगे। इससे आपकी काफ़ी सेविंग हो जाती है। तो चलते हैं, अभी कुछ ब्रीफिंग वगैरह होगी वो देखते हैं। और एडवेंचर तो यहाँ पे काफ़ी हो गया। बाकी आगे का देखते हैं। 1.5 किलोमीटर्स का जो पहले का 10-15 मिनट है, उसमें ज़्यादा एनर्जी मत ड्रेन कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत लंबा स्ट्रेच लेके जाना है ना खुद को। तो पहले ही अगर आप बहुत मतलब एनर्जी में फास्ट चले गए तो बाद में आप लोग का बहुत एनर्जी मतलब लगेगा। और उसमें खा तो सकते हैं, लेकिन खाने के बाद चलने में भी फिर दिक्कत आएगा। तो एक ऐसा मोमेंटम पकड़िएगा जिसमें आप बहुत लंबा तक मतलब आपको फॉलो कर सके। जो फर्स्ट व्यू पॉइंट मिलेगा वहाँ तक नेटवर्क मिलेगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ऑल द बेस्ट। आर यू एक्साइटेड? चलते हैं, शुरू करते हैं। ज़ोकू वैली की टोटल ट्रैक अप्रॉक्स 8 किलोमीटर की होती है और ये ट्रैक इजी ही मानी जाती है, क्योंकि इसके केवल स्टार्ट के 1.5 किलोमीटर चढ़ाई के हैं और पसीने तो इसी में छूट जाते हैं। नो डाउट शुरुआत के जो रास्ते हैं वो थकाने वाले हैं, और कुछ ऐसे जहाँ पे आते हैं ये सीढ़ियाँ, वहाँ से लगातार बस खड़ी चढ़ाई है। पर करना तो है ही, तो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आराम से सांस लेते हुए। लेकिन इस 1.5 किलोमीटर के बाद जो पॉइंट आता है, यहाँ से व्यूज ओपन हो जाते हैं और मोबाइल नेटवर्क भी यहीं से अलविदा कह देता है। और इसके बाद जो रास्ते आते हैं वो सरप्राइज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ट्रैक के रास्ते मैंने तो कभी नहीं देखे थे। भाई सोलो ट्रैवलिंग का भी अपना ही मज़ा होता है। वैसे तो ग्रुप के साथ आया हूँ, पर अभी ग्रुप पीछे रह गया है, आगे भी कोई नहीं है। एकदम बिल्कुल शांति है। और जो लंच है, पेट भी मांग रहा था कुछ खाने को, तो शुरू हो गया मैं। हवा की आवाज़ आ रही है, उन हवाओं से जो ये पत्तियों पे टकरा रही है, तो पत्तियों के हिलने की वो जो आवाज़ होती है सुनाई दे रही होगी शायद। तो वही सब है। मतलब अभी तो ज़ोकू वैली काफ़ी दूर है, पर वो जो मतलब शुरुआती जो रास्ते हैं चढ़ाई के, वो जैसे ही ख़त्म होते हैं आप एकदम जन्नत में आ जाते हो। आगे पता नहीं क्या होगा, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ कितनी खूबसूरती होगी अगर यहाँ पे इतनी है तो। और इसके बाद रास्ते तो एक ही जैसे थे, जिसके दोनों साइड बम्बू के छोटे पेड़ थे, लेकिन जब जब ये ओपन हो रहे थे, वैली का ओपन व्यू दिखा रहे थे। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसके बाद के पूरे रास्ते बिल्कुल प्लेन थे, इसलिए बिना रुके चलते हुए लगभग 4 घंटे बाद ज़ोकू वैली के मैं बिल्कुल करीब था। तो आगे कैंप साइट पे आ गए हैं ज़ोकू वैली में। ज़्यादा नहीं, 3 घंटा लगा और यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये रहा पूरा कैंप साइट, और भी क्या क्या है, थोड़ा विश्राम करते हैं फिर देखते हैं। हे माता रानी। ज़ोकू वैली की कैंप साइट पर वैसे तो आप अपना कैंप भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको अपना टेंट यहाँ लगाने के लिए भी पे करना पड़ेगा। वही खाने पीने के लिए केवल मैगी, चाय, कॉफ़ी और दाल चावल और एक सब्जी के ही ऑप्शन होते हैं। अब निकल रहे हैं यहाँ से असली ज़ोकू वैली के लिए, इन गुप्त रास्तों से होते हुए।
जिंदगी में कभी कभी हम सही मायनों में जीते हैं और उन्हीं पलों में से ये कुछ पल थे। और जब भी ये पल आते हैं तो सब कुछ शून्य सा हो जाता है, एक सन्नाटा सा छा जाता है और बस एक टक निहारते रहने को जी करता है। तो भाई जोको वैली अभी मेरे चारों तरफ है। ये जो पूरे रास्ते में पेड़ दिखे थे ना, यही एक पूरी मैदान बन जाते हैं और उससे बनता है ये जोको वैली। और मतलब बहुत जगह मैं गया हूँ लेकिन ऐसी प्लेस नहीं देखी है, ऐसी वैली मैंने नहीं देखी है। अगर कहीं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पर ये तो अल्टीमेट है और ज़रूर आप आना। नागालैंड की ऐसे ही ये पॉपुलर प्लेस नहीं बन गई इतनी। बाय द वे यहाँ तक जो पूरा ये था टूर, ये ट्रैवलपर्ट के थ्रू मैंने किया था और इसके लिए आपको जो पे करना पड़ता है, अगर आप हॉर्नबिल के टाइम में आते हैं तब तो 6,899 रुपीज़ देना पड़ता है और अगर हॉर्नबिल के अलावा आप बाकी टाइम में आते हैं तो 5,899 आपको देना पड़ता है। इसमें आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, दीमापुर टू दीमापुर आपका पूरा मतलब ट्रांसपोर्टेशन वो सब कवर होता है। कैंप कवर होता है, एक नाइट का नीचे मतलब आपका किसामा में और एक नाइट का यहाँ। हाँ, जब हॉर्नबिल होता है तो किसामा में आपको स्टे मिलता है और अगर हॉर्नबिल नहीं होता है तो जगामा में आपको होम स्टे में मिल जाता है। तो कुछ ऐसा रहता है सीन यहाँ पे। पर भाई आप जब आओगे तो पूरा पैसा वसूल होगा और इस जगह को मिस मत करना। वैसे जोको वैली में आप अपने साथ गर्म कपड़े जैसे थर्मल वियर, ग्लव्स, विंटर कैप एंड सॉक्स वगैरह कैरी करके ले जाएं, क्योंकि रास्ते में काफी ज्यादा ठंड होती है। चूंकि मैं ग्रुप के साथ था इसलिए इसके बाद टाइम था थोड़े आपस में इंट्रोडक्शन का। आप कहाँ से हो? कर्नाटका। आप? आंध्रा। आप? ये दोनों आसाम। एक्शन! कट जाएगा। मुझे नहीं काटना ब्रो। तो कहाँ से हो भी आप? मैं पुणे से हूँ। आप? लखनऊ। मैं भी लखनऊ, अयोध्या। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लखीसराय जानता हूँ मैं। आप? रांची। रांची। आप? देवरिया। टेंग 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 टेंग। कॉपीराइट आएगा गाना। मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, अरे गाइड साहब आ गए हैं यहाँ पे अभी कैमरे में। हेलो। कुछ बताएंगे जोको वैली के बारे में? जोको वैली, इट्स एन अमेजिंग प्लेस। यू ऑल शुड विजिट डेफिनेटली। ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, प्रोबेबली नेक्स्ट 4-5 ईयर्स ही बचेंगे, उसके बाद तो ख़त्म होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं रहेगा ना, वो नेचुरलनेस जो रहता है वो नहीं रहेगा। ओके। अगर आपको नेचर देखना है तो आप यहाँ अगर प्लास्टिक दिखे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन हाँ। रखें। अगर आप यहाँ खुद से प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए काफी कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि जोको वैली के बेस पॉइंट तक पहुंचने के लिए शेयरिंग जीप ना मिली तो उसी के लिए 2 से 3 हजार रुपए देने पड़ जाएंगे। खुद से प्लान करने में कैंप भी खुद कैरी करना पड़ेगा और कैंप लगाने के भी पैसे देने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली खर्च ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ ग्रुप में आना सबसे सस्ता और बेस्ट ऑप्शन है। वैसे जोको वैली आप चाहें तो सेम डे जाकर भी आ सकते हो, लेकिन इसके लिए सुबह 5 से 6 बजे निकलकर आपको ऊपर से वापसी दोपहर 1 बजे तक कर लेनी चाहिए। हालांकि ये हेक्टिक होगा और सनसेट, सनराइज के अलावा नाइट में स्टार गेजिंग और काफ़ी कुछ आप मिस कर देंगे। इसलिए यहाँ स्टे करना प्रेफर करें, क्योंकि असली एक्सपीरियंस उसी में मिलेगा। यहाँ के टॉयलेट्स इंडियन ही होते हैं, लेकिन आपको साफ सुथरे ही मिलते हैं। तो अभी मैं हूँ यहाँ पर कोहिमा की मार्केट में, और कोहिमा की मार्केट में जब आप आते हो तो ऐसा फील आता है कि आप किसी पहाड़ी जगह पर हो। थोड़ा कंजस्टेड सी रोड दिखेगी और थोड़ा शोरगुल भी होगा। जो मेन मार्केट है उसी एरिया में हूँ मैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। बाकी यहाँ पर आप चाहो तो रेंट वेंट भी कर सकते हो स्कूटी, वो भी आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे, तो वो चीज़ भी है। अगर आपको यहाँ के विलेजेस मतलब सोलो ट्रैवलर हो, कम बजट में घूमना चाहते हो आप, तो यहाँ पर आप उससे भी कर सकते हो।
वैसे कोहिमा की सिटी में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा और कोहिमा में ही कुछ होटल्स हैं, पर स्टे आपको होम स्टे में ही करना चाहिए क्योंकि असली नेचुरल ब्यूटी और ट्रैवल एक्सपीरियंस यहाँ के होम स्टेज में ही मिलता है, जो कि ज्यादातर विलेजेस में होते हैं। आज की सुबह लगभग 7:30 बजे नागालैंड में निकल रहे हैं यहाँ के खुनोमा विलेज के लिए। कैसा है ये विलेज, क्यों है खास, चलते हैं, जानते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है, सारी डिटेल। खुनोमा विलेज कोहिमा सिटी से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने के रास्ते कहीं अच्छे थे तो कहीं खराब, पर यही खूबसूरत रास्ते फील करा रहे थे कि किसी अलग जगह में पहुंचने वाला हूं। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद खूबसूरत रास्तों से होते हुए पहुंच चुका हूं मैं यहाँ पर खुनोमा विलेज में। अभी तक जितना भी मैं नागालैंड में जितना भी ऐसे ही ट्रैवल किया है गाड़ियों से, ये विलेज में आके लग रहा है विलेज वाली वाइब्स पूरी आ रही है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ की थोड़ी पुरानी सी दिख रही हैं और यहाँ की ये जो रोड भी बनी हुई ना, पुराने पथरीले जो बड़े बड़े होते थे वैसे कुछ बना हुआ है और दूर वो पुराने मकान हैं। तो देखते हैं अंदर से, इसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा घुस के। इस विलेज में आने के बाद आपको कंपल्सरी लोकल गाइड लेना होता है, जो आपको विलेज वॉक कराते हैं और ढेरों ऐसी बातें बताते हैं और चीजें दिखाते हैं जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस विलेज के लोग इंसानों का शिकार करते थे और उन इंसानों के बाल यहाँ के हथियारों पर आज भी देखने को मिलेंगे। खुनोमा विलेज के बिल्कुल टॉप पॉइंट पर मैं आ गया हूं और ये बेसिकली एक मेमोरियल है जो कि एक ब्रिटिश पॉलिटिकल अधिकारी की है और ये ब्रिटिश पॉलिटिकल अधिकारी को मारा था यहाँ के विलेजर्स ने, खुनोमा ने, जो कि यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, आप पढ़ पाएंगे। आपने सुना होगा नागालैंड में हेड हंटिंग होती थी, मतलब सिर को काट के और दीवारों पे लगाए जाते थे। तो ये गांव भी इसके लिए जाना जाता है, इसलिए क्योंकि इसका भी रीज़न मैं बता देता हूँ। बहुत सारी इधर उधर अफवाहें फैली हैं, बट इन्होंने जो गाइड ने बताया है कि ये क्यों करते थे हेड हंटिंग। जैसे कि ब्रिटिश जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने सोचा कि छोटा सा गांव है, आगे कैप्चर कर लेंगे, बट कभी इन्होंने ये कैप्चर ही नहीं कर पाए। इस गांव के लोगों ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से फ़ाइट किया ना ब्रिटिशर्स से कि कभी नहीं कर पाए। और एज ए प्रूफ जो भी ब्रिटिशर्स को मारते थे यहाँ के विलेजर्स, उनका हेड एज ए प्रूफ लाना होता था। मतलब अगर आपने मारा है तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, एज ए अवार्ड होता था उनके लिए, तो आके दिखाते थे और उससे उस नाम से हेड हंटिंग को जाना गया और यहाँ पे आपको वो चीज़ बताई जाएगी। तो फ़िलहाल अगर आप यहाँ से देखेंगे तो पूरा विलेज देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा लगता है टॉप व्यू पे आकर आप जब देखोगे तो। लेकिन खुनोमा विलेज आपके लिए बिल्कुल सेफ है, जहां असली नागालैंड आपको बिल्कुल करीब से देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ का विलेज वॉक आपको जरूर करना चाहिए, जो लगभग 1 घंटे का होता है और जिसमें आपका लोकल से मिलना भी हो जाता है और उनके खान पान और ट्रेडिशन के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है जो कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में ही मुझे आज तक दिखी है। वो ये है कि यहाँ पर मतलब शॉप पे कोई आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है पे हियर, आप पे कर दो जिस भी प्राइस की चीज़ है और आप ले जा सकते हो, ऐसा कुछ है। और पॉली बैग वगैरह ये जो पॉलिथीन है वो भी रखी हुई है। तो ऐसा कुछ है ये विलेज, तभी तो अलग है। नागालैंड आप पूरे साल कभी भी जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम की बात करें तो अक्टूबर से अप्रैल के बीच जाना सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ पर काफी ठंड होती है। खुनोमा विलेज से आप और आगे लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव करके जुलूकी वैली भी जा सकते हैं, जिसके रास्ते काफी खराब हैं और ये प्लेस भी बहुत ज्यादा वर्थ नहीं थी। नागालैंड में शॉपिंग का प्लान कर रहे हैं तो कोहिमा के ट्रेड सेंटर में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉपिंग में और भी ज्यादा ऑप्शंस तलाश रहे हैं तो दीमापुर की हांगकांग मार्केट में जाना चाहिए। फ़िलहाल मैं हूँ दीमापुर की हांगकांग मार्केट में और जैसे ही आप स्टेशन से दूसरे साइड पर आते हैं
तो ये मार्केट आपको मिल जाती है। इस मार्केट में आपको ढेरों वैरायटी ऑफ ड्रेसेस वगैरह मिल जाएंगी, चाहे मेन की हो वुमेन की हो, सबके लिए मिल जाएगी। खाने पीने के लिए छोटे छोटे फूड स्टॉल्स वगैरह यहाँ पर है, मतलब पानी पूरी वगैरह, स्वीट कॉर्न वगैरह खूब यहाँ पर मिलते हैं। बाकी नॉनवेज वाले तो हैं ही। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, एक्सेसरीज़ वगैरह की भी छोटी छोटी यहाँ की तंग गलियों में आपको मार्केट मिल जाएगी। तो काफ़ी फेमस और काफ़ी सस्ती मार्केट मानी जाती है। और जितना भी शायद कोहिमा में जाता है सामान वगैरह सब इधर ही से होके जाता है। थोक में भी बहुत सारे लोग यहाँ से लेकर जाते हैं। तो बढ़िया मार्केट है। और एज ए टूरिस्ट जब आप आ रहे हैं तो इस मार्केट में आपको ज़रूर आना चाहिए एक बार। हांगकांग मार्केट एक्सप्लोर करने में आपको 1 से 2 घंटे रखने चाहिए, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत होती है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, जो अभी मुझे यहाँ लोकल ने बताया है कि यहाँ पे अपने सामान वगैरह का ध्यान रखें, चोरी वोरी हो सकती है। दूसरी चीज़ कि सन्नाटे वगैरह में ज़्यादा ना जाएं। और बाकी ऐसे दिन में घूमने में ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी इन सब बातों का ध्यान रखें ज़रूर। लेकिन सबसे खुशी तो तब हुई जब यहाँ की मार्केट में ही मुझे कुछ वेज रेस्टोरेंट्स दिखाई दिए, जो आपको नागालैंड में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। फाइनली यहाँ दीमापुर में मुझे एक प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल गया है। वैसे यहाँ पे मैंने दीमापुर में गूगल पे सर्च किए हैं तो कुछ रेस्टोरेंट्स मुझे दिखे हैं। यहाँ हांगकांग मार्केट में एक बीकानेर भोजनालय भी है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इसी तरह की सेटिंग्स वगैरह मिलेंगी। पर ये देखो थाली भाई, रोटी में बढ़िया घी लगा के दिया है, दाल है, 2 सब्जी हो गई और कुछ ऐसा है, राइस वगैरह भी मिल जाएगी। कोहिमा में भी आपको मिल जाएगा वेज रेस्टोरेंट, वहाँ पे भी थोड़े बहुत ऑप्शन है। लेकिन अगर आप आउटर एरिया में जाते हैं, मतलब कि विलेजेस वगैरह में, तो वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। तो आपको दीमापुर या कोहिमा में इसका इशू नहीं आएगा, बाकी जगहों पे विलेजेस में आ सकता है। विलेजेस में आपको होम स्टे में वेज फूड में दाल चावल और 1 सब्जी के ऑप्शन ही मिलते हैं। वहीं ब्रेकफास्ट में ब्रेड, बटर, जैम, चाय और 1 फ्रूट के ऑप्शन होते हैं। इसलिए अपने साथ कुछ पैक्ड फूड एंड स्नैक्स जरूर रखें। अगर प्योर वेज फूड का ही ऑप्शन देख रहे हैं तो कोहिमा में ही स्टे करें और ज़ूकू वैली की ट्रिप में पैक्ड रॉ फूड एंड स्नैक्स कैरी कर सकते हैं। ओवरऑल प्योर वेज वालों को यहाँ थोड़ी परेशानी तो आएगी। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट ख़रीदा और आपको बताता हूँ कितने का लिया है। इन्होंने मुझे एक बेल्ट बताया 450 रुपये, मतलब कोट किया 450 रुपये। मैंने बोला भाई 200 रुपये में 2 चाहिए और इन्होंने दे दिया। आप समझ लो 900 की चीज़ 200 में, मतलब आप यहाँ दबा के बार्गेनिंग ज़रूर करवाना। नागालैंड घूमने के लिए आपके पास कम से कम 7 दिन होने चाहिए और पहले दिन आप दीमापुर पहुंचते ही डायरेक्ट कोहिमा के लिए निकल जाएं और यहीं स्टे करें। दूसरे दिन आप कोहिमा की टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कोहिमा कैथेड्रल चर्च, कोहिमा वॉर सेमेट्री और कोहिमा स्टेट म्यूजियम विजिट करेंगे और इवनिंग में यहाँ के ट्रेड सेंटर में जाएंगे। तीसरे दिन आप कोहिमा से जाखामा विलेज जाएंगे और यहीं स्टे करके विश्वेमा और जाखामा विलेज एक्सप्लोर करेंगे। 4th डे आप ज़ूकू वैली के लिए रख सकते हैं और 5th डे ज़ूकू वैली से रिटर्न का। डे 6 में आप खुनुमा विलेज जाएंगे और किग्वेमा और किसामा हेरिटेज विलेज भी कवर कर सकते हैं। डे 7 में आप वापस दीमापुर जाएंगे और यहाँ की हांगकांग मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और चाहे तो आज यहीं दीमापुर में स्टे कर सकते हैं या इवनिंग में ही रिटर्न टिकट है तो वापस घर को जा सकते हैं। अगर आपके पास और भी टाइम है तो जाफू पीक की भी ट्रैक कर सकते हैं और मोकुचुंग और मोन विलेज भी जा सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए 5 से 7 दिन और चाहिए होंगे। वही हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं तो 2 दिन जरूर रखें और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी हॉर्नबिल फेस्टिवल की वीडियो देख सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नागालैंड का मैं आपको नॉर्मल और बजट ट्रिप दोनों की कॉस्ट बताऊंगा। यहाँ अगर होम स्टे में रुकते हैं तो 2400 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से एक पर्सन पर 5 नाइट्स पे 6000 रुपीज़ खर्च आएगा। मील्स वैसे तो होम स्टे में इंक्लूड होता है, फिर भी 2000 रुपीज़ तक खर्च हो सकता है और ट्रांसपोर्टेशन पर 2000 रुपीज़। अब इसमें ज़ूकू वैली का 2 नाइट्स 3 डेज का पैकेज ऐड करते हैं जिसमें 1 नाइट होम स्टे और 1 नाइट कैंप में मील्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के साथ मिलेगा, जिसकी कॉस्ट आएगी नॉर्मल टाइम में 6000 रुपीज़। यानी नागालैंड ट्रिप में एक पर्सन पर लगभग 16000 रुपीज़ तक खर्च आएगा।
अब ये बजट काफी ज्यादा है तो आप नागालैंड केवल 4 डेज के लिए जाएं और यहाँ जूको वैली और खुनुमा विलेज घूमें। तो इस तरह से आपकी ये ट्रिप लगभग 8,000 रुपीज में ही हो जाएंगी और एक्सपीरियंस भी ज्यादातर प्लेसेस का मिल जाएगा। और ये पैकेज आप ट्रैवलपर्ट के थ्रू ले सकते हैं, जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था और प्राइस एंड सर्विसेज भी अच्छी मिली थी। अल्टीमेटली कोई भी आइटनरी एंड बजट अपने अकॉर्डिंग चूज करके आपको एक बार नागालैंड का एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।